वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 81A तक कंप्लीट कर लिया था, उससे आगे की सेक्शंस जो 82 से लेके 85C तक हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। पर 82 जो है वो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है आज की डेट में, और नए लॉ के अंदर तो उसको डिलीट भी कर दिया क्योंकि वो यूके के लॉ से रिलेटेड बात कर दी जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक्चुअल में बिल्कुल रेलिवेंट है ही नहीं, तो उस सेक्शंस को मैंने स्केप कर दिया है। और आज हम जो सेक्शंस पढ़ेंगे इस वीडियोस के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर, वो 83 से लेकर 85C तक कवर करेंगे। और ये 83 से लेके 85C किसकी होंगी? पुराने लॉ की, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। बात अगर नए लॉ की करते हैं तो ये 82 से लेके 87 तक हो जाएगी नए लॉ में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो जैसा कि हम अभी तक आपको कंपेयर करके पढ़ाते रहे हैं, आज भी इस लेक्चर के अंदर भी आपको हम कंपेयर करके पढ़ाएंगे। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो मैंने इससे पहले जो प्रिजम्पशन से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी जो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर डेफिनेशंस का पढ़ा था उसके अंदर भी कर दिया है, और हर लेक्चर के अंदर मैं कर ही देता हूँ। तो इस सेक्शन के अंदर जो मैं प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बताता जाऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा कि कोर्ट के अंदर कितना आपको इस चीज को समझना है और कितना डीपली इसके अंदर जाना है, कैसे इसको पकड़ना है। तो इन्हीं सारी बातों का जवाब दूंगा मैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए करते हैं आरंभ बगैर किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 83 ऑफ ओल्ड लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बात अगर नए लॉ की करते हैं तो नए लॉ के अंदर ये सेक्शन क्या हो जाएगी? सेक्शन 82 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो जो पुराने लॉ के अंदर 83 सेक्शन थी, वो जो नया लॉ जो लागू होगा अब 1 जुलाई से, उसके अंदर 82 हो जाएगी। और ये क्या बात कर रही है सेक्शन? वो कर रही है प्रिजम्पशन, मतलब उपधारणा। प्रिजम्पशन मतलब क्या? कि किसी चीज के बारे में पहले से एक धारणा बना लेनी कि ऐसा ही हुआ होगा। प्रिजम्पशन मतलब सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि एक प्रिजम्पशन कर लेना, अपने आप को प्रिज्यूम कर लेना उसके बारे में कि नहीं ये चीज है, ये तो पक्का सही है बस। तो वही वाली ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन एज टू किसके बारे में प्रिजम्पशन है ये समझे। प्रिजम्पशन एज टू, पहले सबसे पहले हेडिंग जो ये कह रही प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें जो प्रिजम्पशन है, जो उपधारणा है, वो मैप्स और प्लान्स के बारे में जो कि बनाए गए हैं किसके द्वारा? अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सरकार की प्राधिकरण द्वारा ये चीजें बनाई गई हो, वो मैप हो चाहे वो प्लान्स हो, उनके बारे में प्रिजम्पशन क्या होगी, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा। अगर कोर्ट के अंदर कोई अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट का कोई बनाया हुआ कोई मैप्स आ जाता है, कोर्ट के अंदर कोई लेके आता है, तो उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन रहेगी कोर्ट में? जज साहब क्या करेंगे? उसे मे प्रिज्यूम करेंगे, सेल्फ प्रिज्यूम करेंगे, मतलब क्या प्रिजम्पशन बनाएंगे उसके ऊपर अपनी। कोई ऐसी प्लान आ जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रिजम्पशंस बनाएंगे अपनी, तो उसके बारे में ये सेक्शन बता रही है हमें। मैप्स के बारे में, प्लान्स के बारे में जो कि बनाए गए हैं अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसके बारे में प्रिजम्पशन क्या होगी वो बता। तो सबसे पहले चीज जो प्री में पूछता है कि मैप्स और प्लान्स के बारे में प्रिजम्पशन क्या है, तो सेल्फ प्रिज्यूम है। कोर्ट क्या करेगा? सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। सपोज करो जैसे ये मैप है, अब ये मैप अगर कोर्ट के सामने जा रहा है और ये मैप बनाया किसकी उसमें गया है? अथॉरिटी में, गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा कोई मैप या ऐसा कोई मान के चलो कोई प्लान है, वो अगर कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। प्रिजम्पशन अपनी क्या बनाएगा? सेल्फ प्रिज्यूम। और सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? जज साहब की डिस्कशन नहीं है कि इसके ऊपर वो प्रिजम्पशन अपनी बनाए या ना बनाए, उनको बनानी ही पड़ेगी। वो इसको मान के ही चलेंगे कि ये सही है, बात खत्म। अगर ये जो मैप है ये अपनी कंडीशन फुलफिल करता है कि जो इस सेक्शन के अंदर बोला गया है कि ये
अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत बनना चाहिए तो ये बना हो उसके अंतर्गत, और ऐसा डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के अंदर जा रही है, इस तरह की कोई मैप से प्लान कोर्ट के अंदर जा रही है, तो जज साहब बिल्कुल प्रिजम्पशन इस पे मानने के लिए बाध्य है और इसको सेल्फ प्रिज्यूम करेंगे। और सेल्फ प्रिज्यूम का मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इसको डिस्प्रूव किया ही नहीं जा सकता है। सामने वाली पार्टी को पूरा मौका दिया जाएगा, जो भी अपोजिट पार्टी होगी इसमें वो पूरा इसको डिस्प्रूव कर सकती है अपने एविडेंस ला के, इसमें देखो ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये चीज है, इस तरह से ये चीज इसके अंदर टेम्पर करके लाई गई है, वो कर सकता है। सिर्फ प्रिजम्पशंस का मतलब ये होता है कि जो पार्टी इस डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में जा रही है उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली अगर आमतौर पे हम देखें तो हम कोई चीज लेके जाते हैं तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर ही होता है, उसे हमने ही प्रूव करना होता है कोर्ट में। कोर्ट कहता है कि आप प्रूव करो कि ये जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो ये सत्य है, ये ट्रू कॉपी है, तो उसका हमारे ऊपर होता है। पर मैप्स और प्लान्स के बारे में जहाँ लॉ के अंदर लिखी कि प्रिजम्पशन है उसके बारे में और कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, तो अब इसमें अगर कोई पार्टी जो इस डॉक्यूमेंट को लेके जा रही है कोर्ट के अंदर, वहां पे उससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है आप प्रूव करो। उसमें वहां पे क्या करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि ये चीज जो ये दे रही है सही है। अब यहाँ जो अपोजिट पार्टी उसको प्रूव करना है कि ये सही नहीं है। इतनी सी बात है। आगे पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान्स परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, ये दो चीजें याद रखें। कौन सी अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हो, जिनका बनाया जाना तात्पर्य हो, परपोर्टिंग हो, कोई मैप और प्लान्स जिनका बनाया जाना तात्पर्य हो अथॉरिटी के द्वारा, और अथॉरिटी किसकी हो, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, वर्सो मेड एंड आर एक्यूरेट, ठीक है, जिनका तात्पर्य हो, जिनको अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाना हो, जिनका ऐसा परपोर्टिंग हो, तात्पर्य हो जिनका कि उनको अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाना हो और वो उस अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हो, तब ऐसी मैप्स और ऐसे प्लान्स के ऊपर जो प्रिजम्पशन जो राइज होगी वो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा और मान के चलेगा कि वो जो चीज है वो प्लेन है, जो मैप है वो जो प्लान्स है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल शुद्ध है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट। पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी कि कोई मैप और प्लान है वो जिसका बनाया जाना किसी अथॉरिटी के द्वारा तात्पर्य है और उसको क्या बनाया गया था किसी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि किसकी अथॉरिटी हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो उससे कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा और ऐसे प्रिजम्पशन बना के चलेगा, उसको ऐसा मान के चलेगा कि ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। सामने वाली पार्टी इसको डिस्प्रूव करे तो अदरवाइज वो प्रूव मानी जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कही, लेकिन यही चीज मैप और प्लान्स पर्टिकुलर किसी स्पेशल किसी उसके सब्जेक्ट के लिए कारण के लिए बनाए गए हो तो उनके ऊपर प्रिजम्पशन नहीं है। यहाँ पे उनको जो पार्टी लेके जा रही है उसको ही प्रूव करना है, वहां कोर्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं करेगा, ना मैं प्रिज्यूम करेगा ना सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, अपने कोई प्रिजम्पशन नहीं बनाएगा। आपको मैं समझाता हूं इसको कैसे। सपोज करो एक प्लान ये है किसी, अब इसको मान के चलो किसी स्टेट गवर्नमेंट की नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी ने इसको बनाया हुआ इस मैप को। अब ये मैप कोर्ट के अंदर जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल है जो बनता है जनरली, कोर्ट के अंदर जाता है, तो इस पे अगर सेल्फ प्रिज्यूम इस सेक्शन के अंदर लिखा है तो कोर्ट इसको मान के चलेगा कि ये बिल्कुल शुद्ध है और ये प्रूव है, ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात वही मान के चलो जो इन्होंने कहा कि जिसमें नहीं होगी, अब मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि ये प्लान है किसी रोड के पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए है और बना तो अथॉरिटी के द्वारा ही है, तो एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बन गया है प्लान ये कोई। तो इस तरह का कोई प्लान अगर कोर्ट में लेके जा रहे हो आप, तो कोर्ट हमारा यहाँ पे ये सेक्शन हमारी कोर्ट के लिए क्या कह रही है कि यहाँ पे जज साहब की बाध्यता नहीं है, यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं है कोई, यहाँ पे तो जो लेके जा रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, वही प्रूव करके बताए। इतनी सी बस बात समझनी है।
जनरली मैप और प्लान्स मैंने बताया आमतौर पर जो अथॉरिटी बनाती है और एक्यूरेट होते हैं, जैसे मैप्स बनाते हैं इंडिया का, वो एक्यूरेट, उस तरह की कोई चीज अगर कोर्ट के अंदर जाती है तो कोर्ट सेल्फ रिज्यूम करके चलेगा, और जो सामने वाली पार्टी है उसको डिस्प्रूव करने का मौका देगी, वो बिल्कुल कर सकती है, कोई इशू नहीं। पर जो लेके जा रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड अगर पढ़े हम, बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट, तो सेकंड मैंने कहा कोई स्पेशल किसी कारण के लिए, किसी स्पेशल कारण के लिए कोई वो मैप बनाई गई है, कॉलोनी के मान लो कोई एक स्केच तैयार करेगा, ये किसी एक सोसाइटी डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, उसका कोई स्केच तैयार कर रही है, इस तरह की कोई मैप हो, इस तरह के कोई प्लान्स हो, तो उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं है किसी भी तरह की। उस तरह की कोई चीज ले जाके कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति दिखाता कि देखो ये गवर्नमेंट का इस तरह का प्लान है, सपोज करो कोई हाउसिंग से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट हो, वो कहे कि गवर्नमेंट का ये प्लान है, देखो उन्होंने ये चीज बनाई हुई थी, अब बनेगी तो वो अथॉरिटी से, क्योंकि गवर्नमेंट है, कोई ना कोई अथॉरिटी बना रही होगी उसे, तो वहां पे कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया अपने आप को कि वहां कोई प्रिजम्पशन नहीं है, वहां हमारे लॉ मेकर्स ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वहां प्रिजम्पशन नहीं है, और यहाँ आप ये चीज मान के ही चलोगे कि आपको जो लेके जा रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, वो वही प्रूफ करेगा। बस इतनी सी ये बात सेक्शन कहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है वो 84 है पुराने लॉ की, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नए लॉ की बात करें तो सेक्शन जो 84 पुराने लॉ की, वो 83 हो जाती है नए लॉ के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, और ये बात करती है प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन। किसके बारे में प्रिजम्पशन की अवधारणा, किसके बारे में बनाएगा अवधारणा, कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस। तो जो लॉ की कलेक्शंस हैं, जो डिसीजन और रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में प्रिजम्पशन ये बनाएगी। ये बात करती है सेक्शन 84 ऑफ ओल्ड लॉ और 83 ऑफ न्यू लॉ। समझ लेते हैं। द कोर्ट सेल प्रिज्यूम, तो कोर्ट इसमें भी क्या कर रहा है, सेल प्रिज्यूम कर रहा है। द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक, किसके लिए प्रिज्यूम कर रहा है सेल प्रिज्यूम, प्रत्येक बुक की जेन्युइननेस के लिए, जिसका तात्पर्य है टू बी प्रिंटेड और पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड टू कंटेन एनी ऑफ लॉ ऑफ दैट कंट्री एंड ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू बी कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री। मैं इसको समझाता हूं। ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सपोज करो कोई बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये बुक है। अब ये ए बुक है, ये किसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर किसी गवर्नमेंट की कोई जो अथॉरिटी है उसकी निगरानी में इसका प्रिंट होना तात्पर्य है। उसकी किसी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने जिस देश की ये बुक है, उस गवर्नमेंट ने, कंसर्न गवर्नमेंट ने इसको छापा है, तो ऐसी कोई बुक है तो उसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। इसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा और प्रिजम्पशन बनाएगा अपनी। क्या प्रिजम्पशन बनाएगा कोर्ट इस बुक के ऊपर, कि इसके अंदर जो लॉज हैं, जो इसके अंदर, इस बुक के अंदर जो लॉज लिखे हैं, जो इसके अंदर लॉज उस कंट्री के जो लिखे हुए हैं, वो क्या है, सही है। और इसके अंदर जो उस कंट्री से रिलेटेड, जिस कंट्री की अथॉरिटी के अंदर ये बनी गई है, उस कंट्री के जो कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजंस अगर इसके अंदर शामिल हैं, तो ऐसी प्रत्येक बुक जिसके अंदर ऐसे डिसीजन शामिल हैं, ऐसे कलेक्शन ऑफ लॉज हैं, ऐसी रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस हैं, उस कंट्री के, जो उस पर्टिकुलर कंट्री के अथॉरिटी के द्वारा प्रिंटेड करी गई, जिसका प्रिंटेड होना तात्पर्य है तो ऐसी प्रत्येक बुक तो ऐसी प्रत्येक बुक की जो जेन्युइननेस है, उसके बारे में कोर्ट अपनी प्रिजम्पशन बनाएगा और उसके बारे में सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। मतलब यहां कोर्ट की बाध्यता हो जाएगी।
और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, अगर यहाँ सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है इसका मतलब ये है कि इस तरह की बुक जिसके अंदर उस देश के लॉज लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स लिखी हैं, डिसीजंस लिखे हैं उस कंट्री के बेस उस कोर्ट्स के, तो इस तरह की बुक अगर आती है तो उसकी जेन्युइननेस के बारे में कोर्ट क्या करेगा, अपने आप को प्रिजम्पशन बनाएगा। और जो व्यक्ति इस बुक को लेके कोर्ट के अंदर जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, सामने वाली पार्टी है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे कि ये बुक है, ये जेन्युइन नहीं है। इतनी सी बात सेक्शन 84 ऑफ ओल्ड लॉ, सेक्शन 83 ऑफ न्यू लॉ बात करती है। सिर्फ आपको ये करनी की प्रिजम्पशन, किस बात की प्रिजम्पशन है इसमें, तो कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का जिस अथॉरिटी के जरिए इसका परपोर्टिंग है प्रिंटेड और पब्लिश होना। तो ऐसी प्रत्येक बुक के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, किस चीज के ऊपर, उसकी जेन्युइननेस के ऊपर। बस इतनी सी बात है जो बात करती है हमारी सेक्शन 84 ऑफ ओल्ड लॉ और 83 ऑफ न्यू लॉ। अब बात करते हैं हम सेक्शन 85 जो कि नए लॉ के अंदर हमारी सेक्शन 84 हो जाती है और जो बात कर रही है हमारी प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी, इसके बारे में बात कर रही है। उपधारणा किसके बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तो 85 पुराने लॉ की जो सेक्शन है वो क्या कहती है, प्रिजम्पशन किसके बारे में, प्रिजम्पशन की बात करती है पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। बात नए लॉ की करें तो ये सेक्शन क्या हो जाती है 84, सिर्फ इतना सा चेंज है और इस सेक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं। तो द कोर्ट सेल प्रिज्यूम, यहाँ पे भी क्या करेगा, कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा, मतलब जैसा आपकी यहाँ बाध्यता है, ऑप्शन नहीं है। हर बार यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी, वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट दस्तावेज जिसका पावर ऑफ अटॉर्नी होना तात्पर्य है, परपोर्टिंग है, एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूट, और जिसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है बिफोर, किसके सामने, किसी नोटरी पब्लिक के सामने, किसी कोर्ट के जज के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किसी इंडियन काउंसिल के सामने, किसी वाइस काउंसिल के सामने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, वाज सो एग्जीक्यूटेड और ऑथेंटिकेटेड, जिसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है और जो ऑथेंटिकेटेड भी है। अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊं। सपोज करो पावर ऑफ अटॉर्नी होता क्या है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक सिंपल लाइन के अंदर मैं बोलूं तो एक ऐसा राइट जो व्यक्ति के पास होता है, वो अपने राइट को क्या कर देता है, किसी दूसरे को दे देता है कि उसका राइट वो यूज करे। बस सपोज करो ये कुछ भी हो सकता है। पावर अटॉर्नी की सपोर्ट, ये मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, उसकी सिग्नेचरी अथॉरिटी उन्होंने अपने पावर अथॉरिटी के बिहाफ पे किसी दूसरे को दे दी। अब उससे रिलेटेड आपके उससे रिलेटेड जो भी काम है वो पावर अटॉर्नी के बिहाफ पे करता रहेगा। किसी प्रॉपर्टी की देखभाल है, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पे उसको दे दिया कि ये इस सारी चीजें यही करेगा, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वो होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में प्रिजम्पशन क्या होगी, तो कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। मतलब ये कि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट के अंदर ले जाई जाती है तो कोर्ट मान के चलेगा कि ये प्रूव है और ये सही है। सामने वाली पार्टी डिस्प्रूव करे कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये सही नहीं है। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी का कह रहा है कि कब मानेगा कोर्ट की ये सही है, कब प्रिजम्पशन होगी, तो इसने ये भी बता दिया साथ में। तो ये कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसका जो प्रत्येक डॉक्यूमेंट है उसका क्या होना, एग्जीक्यूट होना और ऑथेंटिकेट होना क्या है, परपोर्टिंग है। किसके सामने, किसी नोटरी पब्लिक के सामने, किसी जज के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, किसी इंडियन काउंसिल के सामने, किसी वाइस काउंसिल के सामने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, जो उसका एग्जीक्यूट और ऑथेंटिकेट होना परपोर्टिंग है और उसको क्या करा गया, एग्जीक्यूट किया गया है और ऑथेंटिकेट किया गया है। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारा कोर्ट है वो ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर अपनी प्रिजम्पशन बनाएगा और उससे सेल्फ प्रिज्यूम मानेगा और कोर्ट यहाँ पे बाध्य होगा उस चीज को मानने के लिए कि वो चीज प्रूव है
बस जो सामने वाली पार्टी है वो डिस्प्रूव कर सकती है। वो मैंने आपको कई बार बताया, सेल्फ प्रिज्यूम होने के बावजूद भी प्रिजम्पशन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ बचा ही नहीं, वो बिल्कुल प्रूव ही मान लिया जाएगा और उसके बिहाफ पे ही पनिशमेंट दे दी जाएगी। सिर्फ इतना है कि जो इस डॉक्यूमेंट को पेश कर रहा है ना, वो अपनी इस ड्यूटी से बच जाएगा कि उसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर से हटके डिफेंस के ऊपर चला जाएगा। कोर्ट इसमें ये मान लेगा कि जिसने ये दिया ये डॉक्यूमेंट सही है, अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल करता है, उसका जिस हिसाब से एग्जीक्यूट और ऑथेंटिकेट होना परपोर्टिंग है किसके सामने, अगर वो पूरे प्रोसेस फॉलो किए गए हैं उस पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा अपने आप को और मान के चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव है। सामने वाली पार्टी चाहे तो डिस्प्रूव उसको कर दे, अगर वो नहीं करती, उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाती, तो वो डॉक्यूमेंट प्रूव माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी लीगल रेमेडी होगी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, वो एक्शन किया जाएगा। ये सेक्शन 85 कहती है ऑफ ओल्ड लॉ। अब सेक्शन 85A ओल्ड लॉ का और नए लॉ के अंदर ये सेक्शन क्या हो जाएगी 85, जो कि बात करती है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। प्रिजम्पशन काय के बारे में प्रिजम्पशन है, उपधारणा किसके बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में। ये A, B, C तीनों याद रखने आपको, ये बहुत छोटे छोटे अंतर के साथ बात कर रहे हैं। 85A, 85B और 85C ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसकी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की बात करेगा। अब यहाँ पे बात किसकी करी गई है, प्रिजम्पशन किस चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट्स की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट आई होप आपको सबको पता है कि एक ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट होता है और उस पर डिजिटली सिग्नेचर करे जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करे जाते हैं। अब वो एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसको प्रॉपर जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक जो एग्रीमेंट है उसको बनाने का। तो ऐसा कोई जो इलेक्ट्रॉनिक जो एग्रीमेंट है उसके बारे में प्रिजम्पशन क्या होगी, ये सेक्शन हमें 85A ऑफ ओल्ड लॉ और 85 ऑफ न्यू लॉ बताती है। वो क्या कहती है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट्स के बारे में की प्रिजम्पशंस के बारे में कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट जो लेके जा रहा है कोर्ट के अंदर पेश कर रहा है उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर अगर ये जो कंडीशन सेक्शन के अंदर लेकिन वो फुलफिल हो रही है तो कोर्ट अपने आप उसको प्रूव मानेगा। अपोजिट पार्टी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसे डिस्प्रूव करे। अगर वो नहीं कर पाता डिस्प्यूट, देन ये प्रूव ही है बिल्कुल, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसका तात्पर्य है एग्रीमेंट होना और जिसके अंदर समाहित है, शामिल करा हुआ है, जिसके अंदर जिसने अपने आप में समाहित करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज। डिजिटल जो ये वर्ड यूज है ये इन्होंने ऐड करा है, डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होते हैं, तो इन्होंने दोनों लिख दिए। तो उसके अंदर क्या है, कंटेनिंग जिस जो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है जिसके अंदर सम्मिलित है क्या है, सम्मिलित है क्या है, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, किसके, उन पार्टियों के जिनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट हुआ हो। वाज सो कंक्लूडेड बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ दैट पार्टी, जो कि अफिक्सिंग करे गए हो किसके द्वारा, उन पार्टियों के द्वारा जो इसमें पार्टी थी। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल से तरीके से समझाऊं। मान के चलो आप ये एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट, इसमें पार्टी तुम्हारी B और C है। अभी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट के अंदर कंडीशंस लिखी गई दोनों की और दोनों पार्टियों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे और डिजिटल सिग्नेचर मार दिए ये। ठीक है, अभी डिजिटल सिग्नेचर मार दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट जिसका एग्रीमेंट का के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर का होना और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का होना तात्पर्य है कि उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर उस पार्टी की होनी चाहिए, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट के ऊपर ऐसी पार्टी के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स कर दिया गया है। तब इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट अगर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उसके ऊपर अपनी क्या प्रिजम्पशन बनाएगा, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट बाध्य है, यहाँ पर मे प्रिज्यूम नहीं सेल्फ प्रिज्यूम है, तो कोर्ट इसको मानेगा ही मानेगा प्रूव।
कोर्ट की यहाँ कोई चॉइस नहीं है। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता है कि इस एग्रीमेंट में अगर कोई कमी है, जो ये कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा, मान लो इसके ऊपर दोनों पार्टियों के साइन होना तात्पर्य है और उसमें साइन ही नहीं करेगा, ये लॉ ये कहता है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा उस पे दोनों पार्टीज जो है उनके सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में से कोई ना कोई सिग्नेचर होना कंपलसरी है। अब उसमें वो सिग्नेचर ही नहीं है और ऐसा मान के चलो ए के हैं, बी के नहीं, केवल एक ही के हैं और ए के लेके पहुंच जाता है कोई आदमी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है ही नहीं, वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा। तो ऐसे ऊपर प्रिजम्पशन नहीं करेंगे जज साहब। ऐसे मैंने पीछे जो बताई है वो कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उस पर प्रिजम्पशन नहीं है। पर डॉक्यूमेंट के लिए जो लॉ ने रिक्वायर करी है कंडीशंस, अगर वो फुलफिल हो जा रही है उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तब प्रिजम्पशन है, तब कोर्ट मान के चलेगा कि हाँ भाई ये प्रूव है। अब सामने वाली पार्टी डिस्प्रूव कर दे, उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं। इसके अंदर ये है कि कोई एग्रीमेंट है और उसके ऊपर दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होना परपोर्टिंग है और उन पे दोनों पार्टियों के सिग्नेचर अफिक्स कर दिए गए थे, तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा और इस चीज को प्रिजम्पशन अपनी लाएगा और प्रूव मानेगा इस चीज को, और जो अपोजिट पार्टी है वो डिस्प्रूव कर दे। अब इसमें जो पार्टी लेके गई थी और सारी कंडीशन को फुलफिल कर दी है, कोर्ट ने इसमें प्रिजम्पशन मान लिया और सेल्फ प्रिज्यूम कर लिया है, तो जो पार्टी जो लेके गई है ना, जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, पर अब इसमें क्या होगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा डिफेंस के ऊपर, क्योंकि प्रिजम्पशन है तो कोर्ट मान के चलेगा, कोर्ट कहेगा ही नहीं उससे कि तुम प्रूव करो। हाँ, कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तब इनको कहेगा कि नहीं जी प्रूव करो, ये तो सही नहीं लग रहा है, जब इसमें प्रिजम्पशन कैसे आएगी जब डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है ये। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट के बारे में। सिर्फ आपको इतना समझना कि 85A ऑफ ओल्ड लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो किसकी बात कर रही है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट की बात कर रही है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट की प्रिजम्पशन कौन सी सेक्शन में, तो कौन सी सेक्शन में, 85A ऑफ ओल्ड लॉ, और नए लॉ की बात करें तो सेक्शन 85। दैट्स इट। नेक्स्ट सेक्शन 85B ऑफ ओल्ड लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बात अगर न्यू लॉ की करें तो ये सेक्शन 86 हो जाएगी। इसके अंदर सिर्फ इतना ही चेंज है, 85B 86 हो गई अब नए लॉ के अंदर। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट के बारे में प्रिजम्पशन पढ़ी थी। इस सेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में प्रिजम्पशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। जो उस इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट के अंदर जो सिग्नेचर हमने किए थे, अब ये कह रहे हैं उस सिग्नेचर के बारे में ही प्रिजम्पशन हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है उसके बारे में क्या प्रिजम्पशन होगी। तो यहां बताया कि कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा अनलेस कॉन्ट्रेरी, जब तक कि उसके प्रतिकूल विपरीत डिस्प्रूव ना कर जाएगा, तब तक क्या मानेगा, इसको कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम मानेगा, उसको प्रूव मानेगा। इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर जिसके अंदर इन्वॉल्व है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। अब सिक्योर जो वर्ड है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। ये आईटी एक्ट के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल का बताऊं ना, सिक्योर का मतलब होता है कोई टेम्पर ना करा गया उसको प्रॉपर जिस कस्टडी के अंदर था वो उसके अकॉर्डिंग ही वो किएगा वो, तब उसको बोलते हैं कि सिक्योर है, उसके अंदर कोई छेड़खानी गई नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो बात हो रही है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की बात हो रही है। That the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates in any proceedings involving secure electronic signature। तो पहली बात हो रही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की। तो ये कह रहा है कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है उसे ना तो अल्टर करा गया हो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे जब वो बनाया जा रहा हो, सिक्योर स्टेटस इससे रिलेटेड हो। तो जब ऐसी कंडीशन हो तब कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है। दूसरी बात जो है, इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब पहले सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड की बात थी, अब दूसरी बात किसकी हो रही, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की। तो यहां पे भी क्या किया गया कोर्ट ने, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम
यहाँ पे भी कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, मतलब जज साहब की बाध्यता है यहाँ, अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं मतलब वो सिक्योर है, ठीक है, स्पेसिफिक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसको उसका स्टेटस सिक्योर किया गया था उससे संबंधित रिलेट से, तो वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। जैसे सेम मैंने ऊपर बताया ऐसे ही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में भी कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा जब तक कि उसे अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, उसके प्रतिकूल प्रूव ना कर दिया जाए तब तक मानेगा। मतलब सिंपल सा यही है कि अगर सामने वाले ने उसको डिस्प्रूव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो तब तक जब तक वो डिस्प्रूव नहीं कर दे रहा ना, कंट्रेरी प्रतिकूल इसके डिस्प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक कोर्ट मान के चलेगा कि प्रूव है। द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अफिक्स्ड बाय सब्सक्राइबर विद द इंटेंशन ऑफ सिंगिंग और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। तो जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये अफिक्स करा गया हो किसके द्वारा, सब्सक्राइबर के द्वारा, विद द इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ, सिग्निंग और अप्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, उसको सिग्निंग करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को अप्रूविंग करने के पर्पज से किया गया हो। तब तक अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसके बारे में भी क्या प्रिजम्पशन मान के चलेगा, सेल्फ प्रिज्यूम की। और सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। Except in the case of a secure electronics record or a secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity of the electronics record or any electronic signature. ये कह रहे हैं कि इसके अलावा in the case of secure electronics record or a secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumptions relating to authenticity and integrity of the electronic record or ये कह रही है जो दो चीजें मैंने बात बताई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके अलावा अगर कोई और चीज आती है ना तो उसके बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। इस सिर्फ इन दो चीज के बारे में, वो भी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रिजम्पशन है, अदरवाइज प्रिजम्पशन नहीं है, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम नहीं करेगा। ये बात हमारा एक्सेप्शन बताता है कि दो इन चीजों को छोड़ दो, इसके अलावा कोई चीज है तो ना उसकी ऑथेंटिसिटी और ना उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर हम प्रिजम्पशन, ये सेक्शन के अंतर्गत लॉ मेकर्स कहते हैं कि हम मान के चलेंगे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर के बारे में तो प्रिजम्पशन मान के चलेगा कोर्ट, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि उनके अंदर टेम्पर ना करेगा और अल्टर ना करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात होती थी जिसको अफिक्स करा गया था उसका पर्पज ये था कि उसको सिग्निंग और उसके अप्रूविंग के पर्पज ही था इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को। तो ऐसी सिचुएशन में तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके चलेगा, जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड आपको बता दिए। जो इसका एक्सेप्शन है वो ये बता रहा कि इसके अलावा अगर कोई और चीज है ना, जैसे डेटा हो गया और सारी चीजें हो गई, इसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं, उसको तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं। तो 85 ऑफ ओल्ड लॉ, 86 ऑफ न्यू लॉ केस के बाद में बात करिए प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट 85A बात कर रही थी, 85B किसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रही है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है और इसके अंदर सेल्फ प्रिज्यूम है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन इसका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अलावा अगर कोई और चीज इसके अंदर अंतर्गत आती है तो उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं है। और प्रिजम्पशन नहीं है तो इसका मतलब है कि जो लेके जा रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है कि वो उसको प्रूव करे। प्रिजम्पशन है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर है। तो बस इतनी सी बात मे प्रिज्यूम अगर कहीं लिखा है, जैसे यहाँ सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है सेक्शन के अंदर, अगर यहाँ मे प्रिज्यूम लिखा होता तो यह जस्ट की डिस्कशन होगी कि वो उसको प्रूफ माने या ना माने, प्रिजम्पशन माने या ना माने। पर जहाँ सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है वहां पे हमारे जज साहब भी बाउंड डाउन हो गए। भाई वो बात है इस चीज से, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही तो जज साहब बिल्कुल इसको प्रूफ मान के चलेंगे। अब बात कर लेते हैं 85C की। ये बात करिए प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी पढ़ चुके हैं। उसके आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बारे में मान लो वो सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर आ जाए तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन बना के चलेगा, क्या अवधारणा बना के चलेगा, क्या प्रिज्यूम करेगा उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में क्या अवधारणा बनाएगा कोर्ट में, उसकी बात करती है हमारी सेक्शन 85C ऑफ ओल्ड लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बात अगर नए लॉ की करें तो सेक्शन 87 हो जाती है।
और ये बात कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। प्रिजम्पशन, अवधारणा। क्या अवधारणा है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। प्री के अंदर क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि ये सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन सी सेक्शन में है? पुराने लॉ में पूछे 85C, नए लॉ में पूछे सेक्शन 87। क्या प्रिजम्पशन है इसके अंदर? तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट बाउंड डाउन, बाउंड है, बाध्य है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव, जब तक कि इसके प्रतिकूल इसको प्रूव ना कर दिया गया है तब तक कोर्ट क्या मानेगा? इसके ऊपर प्रिजम्पशन ही मानेगा। मतलब जब तक अगर मानो सामने वाली पार्टी डिस्प्रूव भी कर दिया तो फिर क्या की प्रिजम्पशन? हम मान के चल रहे हैं कि नहीं ये ठीक ही चीज है, सामने वाले ने कोई चीज ऐसी दिखा दी कि नहीं ये तो गलत है। अब वो चीज अगर उसका कोई फैक्ट ही आ गया, वो डिस्प्रूव भी हो गई, तो फिर उसमें बचता ही क्या है? फिर थोड़ा आप कहो कि नहीं नहीं हम तो मान के ही चलेंगे। तो ये वही वाली बात है कि तब तक ही प्रिजम्पशन रहेगी, तब तक ही कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके चलेगा जब तक इसके प्रतिकूल प्रूव ना कर दिया गया हो दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट। कि जो इंफॉर्मेशन है जो लिस्टेड है इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ वो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर्स के लिए कुछ बाइनरी कोड्स वगैरह होते हैं सर्टिफिकेट के साथ जो दिए जाते हैं कि ये इसके अंदर ये कोड्स वगैरह यूज हुए हैं। अगर वो चीजें उसके अंदर क्या है ऑलरेडी लिस्टेड है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके चलेगा इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर इन्फॉर्मर which has not been verified if the certified was accepted by the subscriber। अब ये जो इन्होंने एक्सेप्शंस बताया ना वो बड़ा अजीब बताया। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में हम शैल प्रिज्यूम करके चलेंगे, प्रिजम्पशन बना के चलेंगे जब तक उसको उसके प्रतिकूल उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए तब तक हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो प्रिज्यूम है। और कब तक हम मान के चलेंगे? जब उसके अंदर ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो सही हो, तो सर्टिफिकेट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सही हो जिसके अकॉर्डिंग वो जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिया जाता है। पर इन्होंने एक्सेप्शन ये लगा दिया कि जिस व्यक्ति के ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है अगर वो सब्सक्राइबर जो है जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है जिस सब्सक्राइबर की जिस व्यक्ति का ये जो है सिग्नेचर वही वेरीफाई अगर नहीं हुआ है और उसने सर्टिफिकेट ले लिया है मान लो, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट हमारा ये कह रहा है, लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं तब प्रिजम्पशन नहीं है, तब कोर्ट शैल प्रिज्यूम नहीं करेगा, उस स्थिति को छोड़ दो। सर्टिफिकेट जो है वो तो एक्सेप्ट कर लिया गया है पर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस सब्सक्राइबर की जिसने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो ले रहा है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में कोर्ट ये कहता है कि इसका एक्सेप्शन है, इस कंडीशन में कोर्ट शैल प्रिज्यूम नहीं करेगा और कोई प्रिजम्पशन नहीं बनाएगा। उस टाइम पे तो जिस तरह का डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है वो खुद ही प्रूव करे। पर हाँ कोई जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग वो अगर उसके अंदर लिस्टेड है और वो जो सर्टिफिकेट है वो सही है तो और वो वेरीफाई भी हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? शैल प्रिज्यूम करेगा जब तक कि वो अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव, जब तक कि वो इसके प्रतिकूल क्या हो जाएगा? प्रूव ना हो जाए, मतलब डिस्प्रूव ना हो जाए। सिंपल सा समझो। ये सेक्शन कहती है 85C बस ऑफ ओल्ड लॉ, नया लॉ हो गया सेक्शन 87। बस इतनी सी चीज है। एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर वो वेरीफाई नहीं है जो सब्सक्राइबर के द्वारा तो फिर ये प्रिजम्पशन नहीं आएगी। बस इतनी सी बात है इस सेक्शन के। आई होप आप सबको समझ में आया होगी ये सारी सेक्शंस। आपको ये याद रखनी कि 85 ये क्या बात कर रही है, 85B किसकी बात कर रही है, 85C किसकी बात कर रही है। बहुत माइनर से अंदर तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट ये बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर के सर्टिफिकेट की बात कर रही है 85C। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, निम्नलिखित ये जो नीचे दिए गए इनमें से कौन सी फैक्ट है? हयान सेड, मोहन सा, राम टोल्ड अ लाई, ऑल ऑफ दीज क्या है? ये सारे फैक्ट ही हैं। किसी ने कहा, किसी ने देखा, किसी ने झूठ बोला, किसी ने झूठ बताया, व्हाटएवर जो भी है, कहा, सुना, देखा, एक्शन किया, ये सब क्या है? फैक्ट है। तो आंसर इज डी। ऑलरेडी मैंने ये फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई है आपको। टू व्हाट फैक्ट ऑफ द
following the rules of relevancy have been discussed under section 8. अंडर सेक्शन 8 के अंदर क्या रेलिवेंसी डिस्कस करी गई है? ऑफ द क्या मोटिव करा गया? प्रिपरेशन, प्रीवियस ऑफ सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 8 के अंदर क्या है? मोटिव डिस्कस किया गया है। द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, कोई फैक्ट है जो दिखाता हो एग्जिस्टेंस किसी के स्टेट ऑफ माइंड की, अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो रिलेट से किससे रिलेट हो? इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा भी इसमें था इल विल था, अच्छी भावना से, बुरी भावना से, सेक्शन 14 के अंदर ये सारी चीजें बताई गई थी। तो वो आपको देखनी है, इसमें 7-8 चीजें दी गई हैं, तो वो है, तो इसके अंदर इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, इल विल, ये सारी चीजें थी। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन टेक आइडेंटिफिकेशन परेड, TIP, बताओ कौन लेता है? तो कौन लेता है? वो मजिस्ट्रेट लेते हैं। सेक्शन मेरे ख्याल से 9 है, ठीक है। तो आंसर इज बी। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ अ पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डे। सवाल ये है कि क्या ए ने मर्डर कमिट किया है उस पर्टिकुलर डे पर कलकत्ता में। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर, और फैक्ट ये है कि ए जो था उस वक्त लाहौर में था। तो इज रेलिवेंट, इज इरेलीवेंट, इज नॉट रेलिवेंट, नन ऑफ दिस। बताओ क्या ये रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। मर्डर कहीं हो रहा, व्यक्ति कहीं है, तो रेलिवेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड, the fact that it was posted in due course and was not returned through the deed letter office। सवाल ये है कि कोई पर्टिकुलर लेटर है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और फैक्ट ये है कि उसको पोस्ट उसी तरीके से करा गया था जैसे कि ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस के द्वारा उसको भेजा गया था, और वो रिटर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये रेलिवेंट है, आर नॉट इरेलीवेंट, आर रेलिवेंट, नन ऑफ दीज। तो क्या है? रेलिवेंट है। जब नहीं लौटा वो उस प्रोविंस के द्वारा भेजा गया, तो क्वेश्चन है कि लेटर भेजा के नहीं पहुंचा, तो पहुंच गया है, बात खत्म होगी। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रेलिवेंट। बताओ कौन सी सेक्शन के अंतर्गत जो कन्फेशन की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने वो रेलिवेंट होगी? तो सेक्शन 25, 24, 27, 26। आंसर इज 26। Confession before the police will be proved, will not be proved, will be considered confession, will not be considered confession। इसे प्रूव किया जा सकता है, will not be prove, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, will be considered confession, उसे एज ए confession क्या किया जा सकता है? कंसीडर किया जा सकता है। will not be considered confession, कंसीडर के तौर पे से, confession के तौर पे से कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज will not be proved। पुलिस के सामने जो कन्फेशन करी गई है उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी सेक्शन के अंतर्गत जो एक्सपर्ट ओपिनियंस, जो एक्सपर्ट के ओपिनियंस है वो रेलिवेंट होती है? सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 41। तो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात किस में करी गई है? सोचो आप। तो वो है सेक्शन 45। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर फैक्ट ये है कि अक्यूज जो पर्सन है वो बुरे कैरेक्टर का व्यक्ति है, बुरे आचरण का व्यक्ति है, बुरे स्वभाव का व्यक्ति है। तो ये बात इरेलीवेंट है क्या? आंसर इज ए। आंसर बी है रेलिवेंट। क्या ये बात रेलिवेंट है? आंसर सी में कह रहा है कि एवो ए इज राइट। जो ए बात कही इरेलीवेंट है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड कैरेक्टर। ऑल द एबव आर इनकरेक्ट, सारी चीजें गलत है। तो आंसर इज सी, ए बिल्कुल सही है। ये चीज इरेलीवेंट है जब तक, कब तक? जब तक कि उसका गुड कैरेक्टर के बारे में उसने क्या एविडेंस ना दे दिया, तब तक उसके बैड कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करी जाएगी एक्यूज के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और सेक्शन ये 54 बात करती है। आंसर इज सी। पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो को
जिसको प्रूव किया जा सकता है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा, ओरल एविडेंस के द्वारा, द राइटर ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, एनी ऑफ द। बताओ, आंसर इज ए। और इसी के साथ हम यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करेंगे। इससे आगे की सेक्शंस लेके हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड शेयर my videos for next videos, and if you have any queries regarding the lectures and other law subjects, you can message me on WhatsApp. And if you want to get free study material about this lecture and other lectures also, so then you can scan my QR code of टेलीग्राम चैनल। दिस इज माय टेलीग्राम QR कोड। इस पे आप जाके लीगल गाइड को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इजीली वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। जो मैं इसके अंदर लेक्चर के अंदर पढ़ाता हूँ वहां पे इजीली अवेलेबल है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नई सेक्शंस को लेके, इससे आगे की सेक्शंस को लेके, जिसको हम पढ़ाएंगे आपको फिर से कंपेयर करके और समझाएंगे कि पुराने में क्या था, नए में क्या था, क्या चेंज है और सेक्शन का क्या मतलब है, क्या प्री से रिलेटेड है, क्या आपके लिए मेन से रिलेटेड है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितनी उसको डीप आपको पढ़ना है, कोर्ट के अंदर वो चीज़ कैसे रेलिवेंट होती है आपके लिए। इन सभी जवाबों के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।